दोस्तों क्लास यहाँ पर किसी कारणवश कट गई थी, जिस वजह से आधा ही वीडियो अपलोड करना पड़ा। तो दोस्तों दोबारा यहाँ से शुरुआत करते हैं कि पंचायत राज्य संस्थाओं का बजट तो वर्तमान में विकास और जन कल्याण से संबंधित अनेक केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएं और कार्यक्रम ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित किया जा रहे हैं, जिसके लिए व्यय एवं प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारें अपने बजट में करती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की तरह ही पंचायत राज्य संस्थाओं का भी अपना बजट होता है। पंचायत के लिए बजट उसके एक वित्तीय वर्ष के कार्यक्रम का दस्तावेज होता है। पंचायत का कोई भी खर्च बिना बजट के अनुमोदन के नहीं हो सकता है। सामान्य तौर पर किसी बजट के दो मुख्य घटक होते हैं। एक तो आय और दूसरा व्यय, ये दो मुख्य घटक होते हैं। तो प्राप्तियां प्राप्तियां यह बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय को रखा जाता है। वर्तमान में पंचायत को 4 स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है: पिछड़ा क्षेत्र अनुदान खंड, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग तथा मनरेगा मनरेगा। बजट की प्राप्तियां यानी कि फोटोकॉपी पक्ष को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो पहला राजस्व प्राप्तियां तथा दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। पंचायत की आय में ना तो वृद्धि होती है और ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है। इसी कारण राजस्व प्राप्तियों को आर्थिक क्रियाओं का प्रतिफल माना जाता है। इसे दो भागों में भी बांटा जाता है। पहला कर आय तथा दूसरा गैर कर आय। कर आय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त आय को दर्शाया जाता है, जबकि गैर कर आय में सेवाओं के बदले में लगाए गए पंचायत को कर लगाने की निम्न शक्तियां दी जाती हैं। नोट में है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत ग्राम पंचायत को कर लगाने की निम्न शक्तियां दी गई हैं: पहला होल्डिंग कर, दूसरा संपत्ति कर, तीसरा व्यवसाय एवं व्यापार कर, जल कर, प्रकाश शुल्क और स्वच्छता शुल्क आदि लगाने यूं वसूलने की शक्तियां। उल्लेखनीय है कि कर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें वैसी प्राप्तियों को शामिल किया जाता है जिसमें पंचायत की देयताओं में बढ़ोतरी होती है तथा परिसंपत्तियों में कमी आती है, जैसे ऋण की वापसी, निवेश में प्राप्त आय आदि होता है। ग्राम पंचायत हाट बाजार मेला आदि से राजस्व उगाही कर हो सकती है, लेकिन ये अभी व्यवहारिक रूप से नहीं है। व्यय जो होता है यह बजट का दूसरा पक्ष होता है और इसमें वैसे सभी खर्च को शामिल किया जाता है जो पंचायत द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं पर किया जाता है। इसे लोक व्यय भी कहा जाता है। बजट के व्यय पक्ष को दो भागों में बांटा जाता है, जो पहला राजस्व व्यय तथा दूसरा पूंजीगत व्यय। बजट के प्रकार क्या होते हैं? तो दो होते हैं। बजट के प्रकार देख लेते हैं कितने होते हैं। पहला तो पारंपरिक बजट, यानी कि बजट के प्रारंभिक स्वरूप को पारंपरिक बजट कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण यानी रोक करना और उल्लेखनीय है कि बजट वर्तमान योजनाओं के नवीनीकरण और समीक्षा का अवसर देता है ताकि सही दिशा में व्यय हो सके। अतः पंचायतों को भी विकासात्मक स्वरूप को अपनाना होता है। निष्पादन बजट, तो यह बजट कार्य अथवा परिणाम प्राप्तियों को प्राप्ति के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें आय व्यय के लेखा जोखा लेने के साथ साथ कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम हूपर आयोग ने 1949 में इस प्रकार के बजट की अनुशंसा की थी। तीसरा है पूंजी बजट। इस प्रकार के बजट में केवल पूंजीगत प्राप्तियों तथा खर्चों को ही शामिल किया जाता है। अगला है परिणाम बजट। तो इस प्रकार के बजट
में भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण गुणवत्ता को ध्यान में रखकर किया जाता है। कर निष्पादन हेतु निर्धारित राशि को सही समय, सही गुणवत्ता, सही मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का बजट सबसे पहले 2005 में आया था, बनाया था। शून्य आधारित बजट तो इस बजट में प्रस्तावित व्ययों के प्रत्येक मद को एक नई मद मानकर प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात प्रत्येक मद को शून्य मानकर उसका मूल्यांकन किया जाता है तथा सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन गहनता से किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के बजट की शुरुआत सर्वप्रथम 1986 और 87 में की गई थी। जेंडर बजट तो इस बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है और उसे जेंडर बजट कहा जाता है। सामान्य तौर पर इस प्रकार के बजट में महिलाओं के लिए अलग से रणनीति बनाई जाती है और उनके विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजना एवं कार्यक्रमों के लिए एक निश्चित धनराशि की व्यवस्था की जाती है। राज्य वित्त आयोग 74वें संवैधानिक संशोधन के उद्देश्यों की उद्घोषणा के दौरान यह दर्शाया गया कि कई राज्यों में स्थानीय निकाय कई कारणों से कमजोर और निष्प्रभावी होते जा रहे हैं, जिनमें अनियमित चुनाव, विलंबित अधिशोषण शक्तियों और कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण शामिल है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन का पारित होना महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इन संशोधनों के स्थानीय निकायों की व्यापक संरचना और शक्तियों के अतिरिक्त चुनावी प्रक्रिया, वित्त व्यवस्था, योजना तंत्र से निपटने के व्यापक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इन संशोधनों का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय निकायों के वित्त से संबंधित है। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन यानी कि अधिनियम के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 1993 के बाद राज्य प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात स्थानीय निकाय के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं। प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के बाद किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का कोई स्थायी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जैसे ही आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है, इसके कार्य अवधि समाप्त ही हो जाती है। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल की घोषणा के आधार पर किया जाता है। उसके अध्यक्ष और सदस्यों के पदभार ग्रहण के बाद यह अस्तित्व में आता है। किसी भी व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले राज्यपाल का इस संदर्भ में संतुष्ट होना आवश्यक है कि उस व्यक्ति का वित्त अथवा किसी भी प्रकार का कोई हित हो जिससे उसके कार्य का प्रतिकूल पर प्रभाव पड़े। राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित अवधि तक नियुक्त किया जाता है, ताकि वह पुनः नियुक्ति का पत्र भी होता है। यह अपनी कार्यावधि पूरे होने से पहले अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। वह अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य वित्त आयोग को अपनी पूर्णकालिका अथवा अल्पकालिका सेवा प्रदान कर सकते हैं। यह संदर्भ में भी राज्यपाल प्रत्येक मामले में निर्देश करता है। उन्हें राज्यपाल या राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार शुल्क अथवा वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग की शक्तियां तथा कार्य तो इसमें राज्य स्तर पर वित्त आयोग का गठन नगर पालिकाओं और पंचायतों के वित्त स्थिति की समीक्षा करने तथा सिफारिश करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग के गठन से पहले एक अधिसूचना जारी की जाती है। राज्य वित्त आयोग ग्रामीण तथा शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, जिसमें वह ग्राम पंचायतों, पंचायत संघ परिषदों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों के लिए निम्नलिखित मामलों में सिफारिश कर सकता है। पहला है कि राज्य द्वारा लगाया गया एकत्रित किया गया राजस्व की कुल प्राप्ति राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण करना है। अगला है करों और शुल्कों का निर्धारण, जिसे स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है। अगला है कि अथवा स्थानीय निकायों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है। राज्य की समेकित निधि से स्थानीय निकायों की सहायता से अनुदान पंचायत और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय है।
राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों के संबंध में भी सिफारिश करता। पहला है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का वर्गीकरण और उसके परिणाम, हस्तांतरण का वर्तमान स्तर तथा अन्य संसाधनों का राज्य एवं केंद्रीय सरकारों से हस्तांतरण और अन्य एजेंसियां जिनमें राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को पुरस्कार और सिफारिशें तथा उनकी पर्याप्त तथा शामिल हैं। पूंजी निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्व सुविधा को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की आवश्यकता अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकायों के राजस्व संसाधन है। आवर्ती और आवर्तहित घटकों को व्यय के उचित राजकोषीय प्रावधान है। वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की स्थिति और स्थानीय निकायों द्वारा संसाधनों का उपयोग किया जाना है। पंचम राज्य वित्त आयोग। पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज्य संस्थाओं हेतु एवं मुक्त धनराशि का जनपद वार विभाजन 19% तथा 10% क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जाएगा। जनपद स्तर पर ग्राम पंचायत हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बंटवारा जनपद की ग्राम पंचायत के मध्य 90:10 के सिद्धांत पर 90% कुल जनसंख्या तथा 10% अनुसूचित जाति तथा जनजाति की संख्या का भार देते हुए किया जाएगा। क्षेत्र पंचायत हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का बंटवारा क्षेत्र पंचायत के माध्यम से 90:10 के सिद्धांत पर 90% कुल जनसंख्या तथा 10% अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या का भार देते हुए किया जाना है। जिला पंचायत हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का बंटवारा प्रदेश की जिला पंचायत के मध्य 90:10 के सिद्धांत पर और 90% कुल जनसंख्या तथा 10% क्षेत्र का भार देते हुए किया जाएगा। प्रतिवर्ष संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से कुछ कुल राज्य स्तर पर पंचायती राज्य प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.5% धनराशि एक मात्राकृत की जाएगी। यह मात्राकृत धनराशि लैप्स नहीं होगी। संक्रमण की जाने वाली धनराशि तो इसमें से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निम्न अनुसार कार्य कर सकेंगे। शासकीय भवनों का रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, ODF, शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों में विद्युत देयकों का भुगतान, पंचायत की सड़कों का निर्माण, रखरखाव, पेयजल योजनाओं का निर्माण तथा रखरखाव, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन और सामुदायिक शौचालय, अंत्योष्टि स्थल की बाउंड्री आदि। ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का विकास और केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाता है, क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत जो धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है उससे स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के उच्चारण विकास उच्चीकरण विकास को वरीयता दी जाएगी। पंचायतें अपने स्वामित्व वाले गौ आश्रय और स्थलों के विकास व संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से करेगी। पंचायत के वित्त से सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम तो पहला है राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में पूरी तरह राज्य सरकार के वित्त सहयोग से परिकल्पित की गई है। इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं तो पहला है कि पंचायतों में ई-गवर्नेंस की स्थापना करना, पंचायतों में ई-गवर्नेंस की उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना, पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना,
पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास किया जाना है। योजना के घटक तो राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु परामर्शकर्मी होगा और जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों हेतु परामर्शकारी होगा। जनपद कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों हेतु डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। ई गवर्नेंस के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण होना चाहिए। योजना के संचालन हेतु समितियों का गठन तो राज्य स्तर पर निम्नलिखित 2 समितियां के माध्यम से योजना का संचालन किया जाता है। पहला है कि ये पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। कार्यकारी समिति निदेशालय स्तर पर निदेशक महोदय की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसके उद्देश्य है कि पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहन देना, पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पंचायत को स्वयं को सौंप गए दायित्वों के अनुसार किए गए कार्यों को अग्रसर करने का एक माध्यम है। पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना प्रदेश में वर्ष 2011-12 से लागू है। वर्ष 2013-14 से इस योजना को राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में विलीन कर दिया गया है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 और 12-13 में निश्चित मानकों के आधार पर क्रमशः वर्ष 2010-11 तथा 11-12 में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से प्राप्त सूचियों एवं उनके सत्यापन के आधार पर प्रत्येक वर्ष 26 ग्राम पंचायत, 4 क्षेत्र पंचायत और 2 जिला पंचायतें चयनित की गई हैं। इन पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में उनके प्रधान अथवा अध्यक्षों को भारत सरकार ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत की जाने वाली पंचायत को वर्ष 2011-12 को सापेक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ प्रति ग्राम पंचायत 7 लाख रुपए और क्षेत्र पंचायत को 15 लाख रुपए और जिला पंचायत को 25 लाख रुपए की धनराशि से पुरस्कृत की थी। वर्ष 2012-13 में इस पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर ग्राम पंचायत के लिए 9 लाख रुपए और क्षेत्र पंचायत के लिए 20 लाख रुपए तथा जिला पंचायत के लिए 40 लाख रुपए कर दिया गया था। ग्राम पंचायत विकास योजना तो ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत ग्राम सभाओं की बैठक के माध्यम से जन समुदाय की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण करके विभिन्न स्रोतों एवं योजना से उपलब्ध होने वाली संसाधनों को समेकित कर सहयोगी नियोजन द्वारा वार्षिक एवं पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की जाती हैं। इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक योजनाओं को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सॉफ्टवेयर प्लान प्लस पर अंकित किया जाता है। तत्पश्चात क्रियान्वयन से संबंधित सॉफ्टवेयर एक्शन सॉफ्ट पर प्रत्येक वर्क आईडी के सापेक्ष तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के उपरांत